वेलकम गाइस, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हमें अपनी आरटीजी सीरीज के रास्ते पे बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं। सेकंड डे का पार्ट 2 है। एक पार्ट सुबह में मिला था जहां पे हमने चैप्टर नंबर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चालू किया था। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम केवल और केवल पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। हो सकता है पार्ट थोड़ा छोटा हो लेंथ में, लेकिन अच्छी बात है। एक टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप का मीनिंग से ही शुरू करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। एसोसिएशन मींस कमिंग टुगेदर। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कम टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? एग्रीड जॉइंटली टू परस्यू अ बिजनेस। एग्रीड जॉइंटली मतलब एक साथ आके ये मानते हैं, ये रजामंदी देते हैं कि हम लोग एक परस्यू बिजनेस करेंगे, मतलब हम एक बिजनेस चलाएंगे। उसको पार्टनरशिप कहते हैं। इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे जाओ, एज इट इज लिखनी है जैसे कि मैंने लिखी हुई है। अगर वो डेफिनेशन शब्द आपको लिख के देता है पेपर में तो क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू रन अ बिजनेस, कॉमा शेयर प्रॉफिट ऑफ सो, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, तो शेयर प्रॉफिट ऑफ सो, कॉमा कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि टू रन अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जो बिजनेस चला रहे हैं। अभी हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखा कि कुछ लोग साथ में आते हैं, ये मानते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे। तो जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उसमें या तो सारे के सारे बिजनेस चला सकते हैं कैरिड बाय ऑल, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे भी बिजनेस चला सकता है, और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब 1 2 3 कितने भी लोग, किसी के बिहाफ पे भी आप बिजनेस चला सकते हो इन पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबल व्हेन म्यूचुअल ट्रस्ट हो, मतलब जब आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तब ज्यादा सूटेबल है। और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मतलब जो स्किल्स जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेस हो, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस हो, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करो। अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है और उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, तब आप बिजनेस जरूर चालू कर सकते हो इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे तो मीनिंग क्या था कि when 2 or more persons come together to run a business and to share the profit which is obtained from the business, whereas the business can be run by all or anyone acting for all। मीनिंग क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। पार्टनरशिप तो आप समझ ही गए होंगे। इसके जरा फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो आप पार्टनरशिप की? बड़े ही आराम से आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो। एग्रीमेंट मतलब आपस में ही एक डीड बना सकते हो। वो डीड रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। बस वो डीड होनी चाहिए जो आपके बीच में जितने भी मतभाव आगे जाके हो सकते हैं रिलेटेड टू एनी पॉइंट, वो आप पहले ही सॉल्व करो कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, लॉस कौन शेयर करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, किसका क्या काम है, अगर किसी को फॉर्म में से जाना है तो कैसे जाएगा, किसी को फॉर्म में लाना है तो कैसे आएगा। जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो आप पहले से ही लिख के या तय करके रख लो। उसके बाद आप आराम से एक पार्टनरशिप चालू कर सकते हो। कंडीशन यही है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। मेंबरशिप। हाउ कैन यू टेक द मेंबरशिप ऑफ पार्टनरशिप? बड़े आराम से आपको सिर्फ सारे ही पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसकी रजामंदी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस पार्टनरशिप में घुसना चाहते हो, ऑलरेडी वहां पे 3-4 बंदे हैं, तो जब तक सब राजी नहीं होंगे तब तक आप नहीं घुस सकते। किसी एक के राजी होने से नहीं फर्क पड़ता। तो मेंबरशिप आप तभी ले पाओगे जब सारे अदर पार्टनर्स राजी हो, तब वो आपको बिजनेस में लेके आएंगे और तब आप एज अ पार्टनर उस पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। लायबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर एट रिस्क होता है। घर के बर्तन भी बिकने की कगार पे आ सकते हैं। रिस्क बियरिंग की बात करें तो सारे पार्टनर्स आपस में रिस्क बियर करेंगे, बांट लेंगे। जैसे प्रॉफिट वो लोग आपस में बांटेंगे, ऐसे ही रिस्क को भी, लॉस को भी उनको आपस में बांटना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो सारे पार्टनर्स जो भी कैपिटल दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं, सबका ये हक बनता है कि उनको मैनेजमेंट के बारे में पता हो, मैनेजमेंट में पार्ट लेने की उनको इजाजत हो कि वो भी मैनेजमेंट में बिजनेस में घुसेंगे और बिजनेस के अहम फैसले लेंगे। कंटिन्यूटी की मैं बात करूं तो हाँ, अगर एक पार्टनर मर जाए या इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाए तो कंटिन्यूटी पे असर पड़ेगा, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। लेकिन उसी बिजनेस को वो एक नए एग्रीमेंट, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में फॉर्मेशन में, अगर वो एक नए एग्रीमेंट के साथ उसी बिजनेस को चालू करना चाहें तो कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है पार्टनरशिप का, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ऐसे लॉ बनाए हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये चीजें हैं जो फर्म को नहीं मिलेंगी या मिलेंगी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए रजिस्ट्रेशन नॉर्मली करवा ही लेते हैं। मेरिट्स पे बात आऊं, एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप की, तो एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेस है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस है। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में बात करी, तो जो आपकी एक्सपर्टाइज है आप उसका बेस्ट डिसीजन लोगे, जो उसकी एक्सपर्टाइज है वो उसका बेस्ट डिसीजन लेगा, तो दोनों ही केसेस में बेस्ट डिसीजन लिए जाएंगे। मोर फंड्स एक पॉइंट आता है, मतलब देखो सोल प्रोपराइटर हमने देखा, हमने HUF देखा, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा, इससे पहले दोनों में ही हमने देखा कि फंड्स की दिक्कत रहती थी, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमने पहले पढ़े हैं उन सब में फंड्स की दिक्कत रहती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई एक बंदे होते थे या बहुत सारे बंदे भी थे, अगर जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी में, तो वो लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। लेकिन इधर लोग मतलब जो भी पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं और मेंबर्स भी ज्यादा हैं। कितने हैं भाई? 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये इस मेंबरशिप वाले पॉइंट में भी आएगा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनर। तो अगर 50 हैं और सब लोग अच्छी अमाउंट, एक कंसिडरेबल अमाउंट लगा सकते हैं, तो मोर फंड्स का इनके पास एक बेनिफिट रहता है। फिर आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क के बारे में कि हाँ ये तो प्रॉफिट की बात है, ये तो अपने फायदे की बात है कि रिस्क आपको अकेला नहीं झेलना पड़ेगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, जितने भी लोग होंगे वो सब थोड़ा थोड़ा रिस्क बियर करेंगे। सीक्रेसी की बात करूं तो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसको लीगली बाउंड नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं प्रेशराइज करती कि आप अपने अकाउंट्स पब्लिक करो, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करो। वेयर एज जो हम अगले पार्ट में जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ेंगे उसमें कंपलसरी होता है कि उनको अपने अकाउंट्स पब्लिक करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे उनको कंपलसरी नहीं है, जिसकी वजह से वो सीक्रेसी मेंटेन रख सकते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, जैसे कि मैंने बात करी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है नहीं, ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स है नहीं, आप बड़ी आसानी से पार्टनरशिप चालू भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज एट रिस्क, घर के बर्तन बिकने के भी कगार आ जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, क्यों? अभी यहाँ पे पॉइंट था मोर फंड, वहां पे पॉइंट है लिमिटेड फंड, तो कैसे एक ही चीज कैसे बेनिफिट में भी है और कैसे डिसएडवांटेजेस में, डीमेरिट्स में भी है। तो सुनो, मोर फंड्स हैं इन कंपैरिजन टू हमने इससे पहले जो पढ़े हैं, लेकिन आगे जो बड़ी कंपनीज की फॉर्मेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म है जो हम पढ़ेंगे, उसके कंपैरिजन में लिमिटेड है। मोर फंड्स इसलिए क्योंकि अब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आके पैसा लगा रहे हैं तो मोर फंड्स हो गया, लेकिन मैक्सिमम 50 ही लगा सकते हैं, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। तो एक ही पॉइंट को 2 अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, सिर्फ बच्चे के दिमाग से खेलने के लिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब इतने सारे लोग होंगे तो सब लोग अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनके बीच में मतभाव भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी के, जैसे कि हमने बात की, क्या अगर कोई पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि उसी बिजनेस को उसी हालत से आप नया एग्रीमेंट बना के चालू कर सकते हो। फिर आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन होती है और आपको अपने अकाउंट्स पब्लिक नहीं करने पड़ते, इसलिए पब्लिक का भी आपके ऊपर उतना विश्वास नहीं रहता। तो ये फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हमने देखा। फटाफट से इसको नोट डाउन करो। हेड पॉइंट्स को जितना हो सके उतना सुंदर सुंदर सजा के आना एग्जाम में। अंदर का कंटेंट आप अपनी भाषा में लिख भी दोगे तो नहीं चलेगा, मतलब तो कोई नहीं दिक्कत होगी, चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी भाषा सही हो, उल जलूल नहीं होनी चाहिए। तो या तो अगर आप नहीं लिख पाओगे अपनी लैंग्वेज में तो याद कर लो, बट मैं लिख पाता था तो मैं एग्जाम में अपनी भाषा में लिख के आया था और मेरे को अच्छे खासे बिजनेस स्टडीज में नंबर आ भी गए थे। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड ब्रेकआउट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल। 5 टाइप के पार्टनर्स में से सबसे पहले मतलब समझते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखे हैं और इस
प्रकार से लिखने का वजह सिर्फ एक ही है, ताकि आपको पांचों पार्टनर्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो। देखो, एक्टिव पार्टनर तो वो है जिसके बारे में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, जो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी और जो भी फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट जो भी हमने पढ़े वो सारे उस पर लागू होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो पैसे तो दे देता है फर्म को लेकिन काम नहीं करता, वो एक तरीके से सो रहा है भाई, वह पैसे लगा दिया फिर सो गया, इसलिए उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। साल के एंड में जब प्रॉफिट बटेगा तो नींद उसकी खुलेगी, आएगा, प्रॉफिट ले जाएगा, फिर अगले साल के लिए पैसे लगाएगा, फिर चला जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है तुम बिजनेस कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो काम तो पूरा करता है, पैसे भी लगाएगा, काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप में है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसका मतलब है सीक्रेट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो अपना नाम दे देता है सिर्फ यूज करने के लिए, कि तुम पार्टनरशिप को मेरे नाम से या मेरी कोई एसेट ले लो, या मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई राइट्स है, कोई पेटेंट है, वो ले लो, जिसके और पैसा ये लगाएगा नहीं, सिर्फ अपना नाम दे दिया, इसका नाम ही इतना बड़ा है पार्टनरशिप के लिए कि उससे ही उसके आधे काम बन जाते हैं, इसलिए सिर्फ नाम दे के बैठा हुआ है और कुछ नहीं है। पार्टनर बाय एस्टॉपल है मतलब ये वो पार्टनर है जो ना ही पैसे दे रहा है, ना ही मैनेजमेंट कर रहा है, ना ही इसने अपना कोई नाम वाम दे रखा है, सिर्फ इसकी हरकतें ऐसी हैं, सिर्फ इसकी हरकतें ऐसी हैं कि दूसरों को लगता है कि ये हमारा पार्टनर है, असल में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो दूसरों को लगता है कि ये हमारा पार्टनर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो जो एक्टिव पार्टनर है वो तो सारे काम करेगा, तो इसने कैपिटल भी दी है, कंट्रीब्यूट करी है। स्लीपिंग पार्टनर में मैंने बताया था कि वो साल की स्टार्टिंग में आएगा, पैसे देगा, एंड में आएगा, प्रॉफिट लेके चला जाएगा, तो ये कैपिटल भी लगा रहा है। सीक्रेट पार्टनर काम पूरा कर रहा है लेकिन इसका पहचान किसी को नहीं पता, तो ये भी कैपिटल लगा रहा है। नॉमिनल पार्टनर ने सिर्फ अपना नाम दे रखा है, वो पैसा नहीं लगाएगा। और पार्टनर बाय एस्टॉपल तो वैसे ही कोई पार्टनर नहीं है, तो उसका तो पैसा लगाने का मतलब ही खत्म। फिर आता है टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट, तो जो एक्टिव पार्टनर होगा वो मैनेजमेंट में हकदारी करेगा, वो देखेगा बिजनेस कैसे चल रहा है, डिसीजन भी लेगा, सब कुछ करेगा। स्लीपिंग पार्टनर जो है उसका कोई काम धंधा नहीं है भाई, उसको नहीं मतलब तुम कैसे कर रहे हो, तो ही डज नॉट टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट। सीक्रेट पार्टनर की बात करूं तो क्योंकि वो पूरा पार्टनर है, सिर्फ उसकी पहचान बाकियों को नहीं पता, इसलिए वो भी मैनेजमेंट में पार्ट तो लेगा। नॉमिनल पार्टनर ने भाई नाम दे रखा है उसका, वही वो उसी बात से बहुत खुश है और कुछ करना नहीं, तो वो भी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, और पार्टनर बाय एस्टॉपल भी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो जो पैसे दे रहा है, ये बात याद रखना, जो पैसे दे रहा है वो प्रॉफिट भी लेने आएगा, तो पैसे दिए थे एक्टिव पार्टनर ने, वो प्रॉफिट लेके जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर ने पैसे दिए थे, वो प्रॉफिट लेके जाएगा। सीक्रेट पार्टनर ने पैसे दिए थे, वो प्रॉफिट लेके जाएगा। नॉमिनल पार्टनर ने पैसे नहीं दिए तो उसको प्रॉफिट भी हम नहीं देंगे, और पार्टनर बाय एस्टॉपल ने भी पैसे नहीं दिए थे तो हम भी उसको प्रॉफिट नहीं देंगे। अच्छा, जब मैं बात करूं प्रॉफिट की तो मतलब लॉस भी इंक्लूडेड है, तो लॉस होगा तो भी उनको झेलना पड़ेगा, नहीं मतलब इनको नहीं झेलना पड़ेगा, इन तीनों को झेलना पड़ेगा, और प्रॉफिट होगा तो इन तीनों को मिलेगा, उन दोनों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इन सबकी है, क्यों सुन लो। वैसे तो होना क्या चाहिए था कि इन तीनों को की होनी चाहिए थी, उन दोनों की नहीं, लेकिन क्योंकि ये तीन जो है ये सारे काम कर रहे हैं, ये पैसे भी लगा रहे हैं, ये मैनेजमेंट भी पार्ट ले रहे हैं, ये वाला नहीं ले रहा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहे हैं, तो इन तीनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है ये तो समझ में आता है, चलो। लेकिन सर उन दोनों की क्यों अनलिमिटेड लायबिलिटी, उन्होंने ना पैसा लगाया, ना मैनेजमेंट में पार्ट लिया, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट किया, तो फिर उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों, ये सुनो। अच्छा, किसी को इन तीनों में तो डाउट नहीं है ना, ये तीनों तो बहुत क्लियर है, इसका तो नॉर्मल केस है, तो ये तो वैसे भी एक पार्टनरशिप का फीचर है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, इसकी इस वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी है। वो फुल फ्लेज पार्टनर है, सिर्फ उसकी पहचान नहीं पता, तो उससे क्या लेना देना, फिर भी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी तो रहेगी। इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए क्योंकि इसने पैसा लगाया है, ठीक है। अगर लॉस हो जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, तो अगर लॉस हो जाता है तो इसकी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, इसके घर से हम पैसे लेके जाएंगे, ये क्योंकि ये पार्ट नहीं ले रहा, वो इसकी चॉइस है, ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा, ये इसकी चॉइस है। लेकिन जो पार्टनरशिप को इससे लेना है वो तो पार्टनरशिप पूरा लेगी इससे। क्या पार्टनरशिप को इससे लेना है, शेयर ऑफ लॉस और अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो वो तो पार्टनरशिप पूरी लेगी। ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा, वो इसकी मर्जी। तो ये तीनों का समझ में आया। ये दोनों क्यों अनलिमिटेड लायबिलिटी है भाई, देखो लायबिलिटी उठती किसकी तरफ है, हमें किसकी तरफ लायबिलिटी होती है, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी हो गया बिजनेसमैन, उसे निकाल दो, सेकंड पार्टी हो गया बिजनेस, उसे निकाल दो, थर्ड पार्टी की तरफ होती है हमारी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी को तो नॉमिनल पार्टनर ने अपना नाम दे रखा है बिजनेस को, और बिजनेस चिल्ला चिल्ला के वो नाम यूज भी कर रहा है कि हाँ मेरे साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जुड़ी हुई है, ये है वो है, हमारे सर पे इनका हाथ है, व्हाटएवर।
तो जो तीसरी पार्टी है, मतलब जो बिजनेस के अलावा जो बाहर के लोग हैं, उनको तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये बंदा जब बिजनेस नाम ले रहा है इस पर्टिकुलर XYZ पर्सन का, तो ये XYZ पर्सन इस बिजनेस के अंदर कुछ हिस्सेदारी रखता है, उसका इस बिजनेस के साथ कुछ अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो उनको तो अगर पैसे चाहिए तो वो बिजनेस के पास जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो वो XYZ पर्सन को पकड़ेंगे। जैसे कि बहुत होता है, देखो फिल्म कोई और बनाता है, फिल्म में कुछ आपत्तिजनक होता है, कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो माफी कौन मांगता है? एक्टर एक्ट्रेस। फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर माफी नहीं मांगता, माफी कौन मांगता है? एक्टर या एक्ट्रेसेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम दे रखा है पिक्चर को, उन्होंने अपनी पहचान दे रखी है पिक्चर को, इसलिए। तो थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा जो उसको तो वही दिख रहा है जो बिजनेस दिखाना चाहता है। और बिजनेस क्या दिखाना चाहता है? कि हमारे साथ ही XYZ पर्सन जुड़ा हुआ। तो सामने वाली जो थर्ड पार्टी है वो तो आके भाई इस नॉमिनल पार्टनर का गला पकड़ेगी ही पकड़ेगी कि मेरे को नहीं पता तू बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, बट तेरा नाम उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है तो मेरे पैसे तू निकाल। ऐसा कस्टमर बोल सकता है या थर्ड पार्टी बोल सकती है। पार्टनर व एस्ट्रोपल, ना इसका बिजनेस से कोई लेना देना, ना बिजनेसमैन से कोई लेना देना, लेकिन बेचारे की हरकतें ऐसी हैं, वो दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो क्या करें? वो सामने वाले पार्टी को मन के दिमाग में ये सिग्नल डाल रहा है, कि दिमाग में ये बात डाल रहा है अपनी हरकतों से कि वो बिजनेस का पार्टनर है। तो अगर आगे जाके कुछ हो जाता है तो वो लोग तो इसका भी गला पकड़ेंगे ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो यही लगता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है। अब अंदर क्या चल रहा है बिजनेस में वो तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमने मेरिट में पढ़ा था सीक्रेसी। अगर अकाउंट्स पब्लिक होते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट किस किस में बटा है, पता चल जाएगा कौन कौन पार्टनर है कौन कौन नहीं है। लेकिन क्योंकि अकाउंट्स पब्लिक ही नहीं है तो हमें क्या पता, या तीसरी पार्टी को क्या पता कि कौन पार्टनर है कौन नहीं है। तो हम तो नॉमिनल का भी गला पकड़ेंगे, हम तो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का भी गला पकड़ेंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी तीनों की होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये होंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। डिफरेंस तो क्लियर है ना कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप कौन? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर या उसको चलाने वाले लोगों को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। एक तो डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और एक डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो दो पार्टनरशिप आती है, एक पार्टनरशिप एट विल, दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप जहां पे पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करे कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी। वो सारे एक साथ आए, उनका मन किया पार्टनरशिप खोलने का, उन्होंने पार्टनरशिप खोल ली, और फिर उसके बाद जब तक उनका मन करेगा वो पार्टनरशिप चलाएंगे। ये पार्टनरशिप तब तक बंद नहीं होगी जब तक कोई एक पार्टनर पब्लिक नोटिस ना दे दे, मतलब न्यूज़पेपर में इश्तिहार ना दे दे कि अब मैं इस बिजनेस का पार्टनर नहीं होना चाहता और ये पार्टनरशिप यहीं पे खत्म होती है। तब जाके ये बिजनेस बंद होगा, वरना ये पार्टनरशिप कभी बंद होगी नहीं, क्योंकि ये मर्जी पे चल रही है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो ये पार्टनरशिप स्पेशली एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई रोड है, कोई भी टनल है, कुछ भी है, कोई भी XYZ काम है, उस काम को पूरा करने के लिए, सिर्फ उसी काम को पूरा करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसका नाम आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जब ये काम खत्म हो जाएगा तब ये पार्टनरशिप अपने आप टूट जाएगी। ये पार्टनरशिप सिर्फ तभी तक चलेगी जब तक वो काम चलेगा, या फिर काम नहीं है, अगर कोई काम नहीं है तो फिर टाइम पहले से लिखा हो कि हम अगले 3 साल तक पार्टनरशिप चलाने वाले हैं या अगले 4 साल तक पार्टनरशिप चलाने वाले, व्हाटएवर। या तो पहले से लिखा हो कि हम इतने टाइम तक चलाएंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर काम करना हो तो फिर उस काम को खत्म होने के बाद ये पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म। ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी बात करें तो हमने पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप दो टाइप की पार्टनरशिप आती है। जनरल पार्टनरशिप तो वही जहां पे सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी ऑफ ओनर एट रिस्क है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी मतलब किसी एक की भी लायबिलिटी कम से कम कोई एक बंदा तो होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसके अलावा बाकी सबकी लिमिटेड हो तो चलेगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, दोबारा से सुनो, कम से कम एक होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बाकी सबकी लिमिटेड होगी तो चलेगा। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सुनो,
जनरल पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, हमने बात करी थी फीचर्स में, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लिमिटेड पार्टनरशिप में जिस बंदे की अनलिमिटेड लायबिलिटी है सिर्फ वही बिजनेस को चलाएगा। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है एचयूएफ से, क्योंकि एचयूएफ में भी एक कर्ता होता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। क्या है मोर्टिन जला रहे, सॉरी वो मच्छर मारने की दवाई चला रहे। हाँ, तो हमने एचयूएफ में भी पढ़ा था कि भाई साहब वो कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मच्छर मारने की दवाई। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी एचयूएफ में भी हमने पढ़ा था कि कोई एक कर्ता होगा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी और कर्ता को सारे हक है फैसले लेने का। ऐसे यहाँ पे जो पार्टनर की अनलिमिटेड है उसको सारे हक है फैसले लेने का, बाकी जिसकी लिमिटेड है उनको कोई हक नहीं है फैसले लेने का। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है कंपलसरी। बातें क्लियर हुई? मैंने बोला कम से कम एक दो भी पार्टनरशिप में 10 लोग हैं जिसमें से 2 की अनलिमिटेड है, बाकी 8 की लिमिटेड है, चलेगा। तो बस वो दोनों मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी नहीं होगी, जिसकी लिमिटेड होगी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये उससे अलग है, हाँ उससे अलग है। वो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दोनों अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अभी नया नया है, 2013 में इसका जन्म हुआ है। और ये पार्टनरशिप और आगे अगली पार्ट में जो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे उन दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ फीचर्स उसके हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के हैं। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके सारे पार्टनर्स की लिमिटेड वो होती है, क्या नाम है, लायबिलिटी होती है। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें मतलब जो भी सारी चीजें हैं वो थोड़ी सी बेनिफिट पार्टनरशिप के उठाए, थोड़े से बेनिफिट जॉइंट स्टॉक कंपनी के उठाए और यहां करके दोनों को मिला दिया और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना दी। ऐसे करके इसका जन्म हुआ। ज्यादा पूछेंगे नहीं पेपर में, नया नया कॉन्सेप्ट है, सिलेबस में भी इसके बारे में कुछ खास है नहीं। फटाफट से उसके उतारो, मतलब इसको उतारो और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। लास्ट स्लाइड बची है बस पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप की, उसको फटाफट से लिखेंगे एंड देन विल फिनिश दिस चैप्टर। तो अगली स्लाइड में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की हमने बात करी थी पहले कि एक एग्रीमेंट चाहिए पार्टनरशिप को चालू करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट को कहते हैं डीड, अगर वो रिटर्न हो तो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या कंटेंट होता है, मतलब क्या क्या लिखा जाता है इस डीड में? सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा फर्म का, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस लिखा जाएगा, क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसा बिजनेस कर रहे हो, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कब बिजनेस चालू हुआ वो डेट लिखी जाएगी। उसके बाद आप लिखोगे नेम, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लिखोगे। देन कैपिटल इन्वेस्टेड, उन्होंने कितना पैसा लगाया है, कितनी कैपिटल लगाई है, उनके बीच में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट अगर कैपिटल पे और ड्रॉइंग पे चार्ज करना है या देना है तो कितना कितना होगा, वो क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर की हो गई है तो, या फिर रूल्स ऑफ डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन को फर्म को बंद करते वक्त क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। क्वेश्चन पूछ लेता है 3 या 4 नंबर में, गिव द कंटेंट, गिव द एलिमेंट्स दैट आर रिटन इन पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में कहीं आप लोग खाली हाथ ना बैठो, इसलिए मैंने आपको 9 पॉइंट लिखवा दिए। वैसे बहुत सारे पॉइंट है बट मैंने सिर्फ मेन लिखवाए हैं। इसको फटाफट से लिख लेना, एग्जाम के टाइम पे एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, ये खाली नहीं जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो हमने पहले ही बात करी थी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो लेकिन रजिस्ट्रेशन होता क्या है? ये प्रूफ है एग्जिस्टेंस का पार्टनरशिप फर्म की, कि पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में है, उसका कोई वजूद है। उस बात का प्रूफ अगर आपको देना है तो आप कहां से दोगे? उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लाके दोगे उसको। और ये रजिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये तो खैर हम बात कर ही चुके हैं। अच्छा, क्योंकि ये ऑप्शनल है और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट बहुत चालाक है ना, वो पागल तो है नहीं गवर्नमेंट, तो क्या करती है वो कंपलसरी ना करके उसने कुछ ऐसी चीजें लागू कर दी हैं कि हर के एक बिजनेसमैन को पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या नुकसान है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो उस चीज के? तो सबसे पहले तो नुकसान है कि पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ फर्म
or any other partner. Partner cannot file a suit against the firm or any other partner. एक पार्टनर ना तो अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट और ना ही किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल या सूट फाइल कर सकता है. नेक्स्ट है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी. एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती. बट यहां से कहानी चेंज होती है. थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट फर्म. आप किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकते, कोई और आपके ऊपर बिंदास केस कर सकता है. तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है. अगर आपने किसी को सामान दिया, वो पैसे नहीं दे, तो आप लीगली कोर्ट में जाके उससे पैसे ले भी नहीं सकते और हो सकता है आपकी जेब से और पैसे चले जाएं अगर वो वापस कोई दूसरा केस तुम्हारे ऊपर कर देता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो तुम तो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकते लॉ कोर्ट में. नेक्स्ट है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर. आप फर्म होने के बावजूद भी किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. 3 पॉइंट हमने देखे कि पार्टनर फर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकता, पार्टनर किसी और पार्टनर के अगेंस्ट नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट नहीं कर सकती, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनर के अगेंस्ट मतलब फर्म के अगेंस्ट कर सकती है. तो ये वो केसेस हैं, ये वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि आपको झेलने पड़ेंगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. तो 10 पॉइंट है पार्टनरशिप में. बस पार्टनरशिप इतना ही है और ज्यादा नहीं है. इसको और ज्यादा खींचेंगे नहीं. सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी बची है. वो कल से मतलब नेक्स्ट जब भी थर्ड डे होगा बिजनेस स्टडीज का, तब फर्स्ट पार्ट में वो भी हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश. बड़े प्यार से चैप्टर चल रहा है, बड़े शांति से चल रहा है. एक टॉपिक को डीप में डिस्कस करना है. पहली बार 11th क्लास के लिए कोई इतनी बड़ी सीध आई है, तो तुम्हारा फर्ज ये है कि इसको करना है प्रमोट कैसे करोगे? भाई इसको शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, और चैनल तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा. सिलेबस तो जो खत्म करना है आपको मेरे साथ आके 30 जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म करने का मैंने आपको वादा किया है. मैं अपने वादे पे टिके रहूंगा. आपको अगर पढ़ाई करनी है, आपको अगर नंबर चाहिए, तो आपको अपने वादे पे टिकना पड़ेगा. क्या वादा है? वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.